जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो समीकरण हर दिन बदलते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वो चट्टान की तरह अपनी जगह पर टिके रहते हैं। और भारत और रूस का रिश्ता बिल्कुल ऐसा ही एक अटूट बंधन है। एक ऐसी साझेदारी जिसे लोग अनोखा और बहुत मजबूत कहते हैं। अगर इस रिश्ते को समझना है ना, तो बस एक लाइन काफी है। समय परीक्षित दोस्ती, यानी अ टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है। ये वो सच्चाई है जो दशकों के आपसी विश्वास और सहयोग की बुनियाद पर खड़ी है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस दोस्ती में, क्या है जो इसे बड़े बड़े साम्राज्यों के गिरने, भयानक युद्धों और पूरी दुनिया के बदल जाने के बाद भी बचाए रखता है। इसका जवाब हमें मिलेगा इतिहास में। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना शुरू से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे व्यापारियों और टॉल्स्टॉय के ज़माने से इसकी जड़ें शुरू हुईं। फिर बात करेंगे कोल्ड वॉर की, जब ये दोस्ती एक मजबूत गठबंधन में बदली। उसके बाद वो मुश्किल दौर आएगा जब इस दोस्ती का असली इम्तिहान हुआ। और फिर देखेंगे कि कैसे 21वीं सदी में इस पार्टनरशिप का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ और आज ये एक नई दुनिया में अपनी जगह कैसे बना रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ों से। देखिए, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये जो आज की मजबूत पार्टनरशिप हमें दिखती है ना, इसकी नींव आज की पॉलिटिक्स से सदियों पहले ही रख दी गई थी। ये कहानी शुरू होती है 15वीं सदी से। सोचिए, तब एक रूसी यात्री अफानासी निकितिन भारत आए थे। फिर सदियां बीती और 19वीं सदी में लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी के बीच खतों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने इस रिश्ते को एक मजबूत सोच, एक वैचारिक आधार दिया। इसके बाद आया 1917, बोल्शेविक क्रांति हुई और सोवियत संघ ने भारत की आज़ादी का खुलकर सपोर्ट किया। और आखिरकार अप्रैल 1947 में, मतलब भारत की आज़ादी से कुछ ही महीने पहले, दोनों देशों के बीच फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिश्ते शुरू हो गए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं 1947 के बाद के दौर में। ये वो समय था जब कोल्ड वॉर ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। और ठीक इसी दौर में सोवियत संघ भारत के सबसे जरूरी, सबसे अहम सहयोगी के तौर पर सामने आया। और इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो थी 1971 की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ये बस एक कागजी समझौता नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1971 के युद्ध में अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के गठजोड़ के खिलाफ भारत के लिए एक, कह सकते हैं, एक फौलादी ढाल थी। अब ये निर्भरता कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लग जाएगा। 1970 और 80 के दशक में भारत के कुल हथियार इंपोर्ट्स का 70%, जी हाँ 70% हिस्सा अकेला सोवियत संघ से आता था। जरा सोचिए, अपनी सुरक्षा के लिए भारत उस समय सोवियत संघ पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट था। लेकिन बात सिर्फ डिफेंस की नहीं थी, ये रिश्ता उससे कहीं आगे था। भिलाई और दुर्गापुर जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स बनाने में मदद, 1975 में भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च करना, और फिर 1984 में राकेश शर्मा का वो ऐतिहासिक स्पेस मिशन। सोवियत मदद भारत के विकास की कहानी के हर पन्ने पर थी। यहाँ तक कि रुपया रूबल ट्रेड सिस्टम की वजह से दोनों देशों का व्यापार 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन फिर 1991 में सब कुछ बदल गया। सोवियत संघ टूट गया और ये भारत रूस संबंधों के लिए एक बहुत बहुत बड़े झटके जैसा था। एक ऐसा झटका जिसने इस दोस्ती की नींव तक को हिलाकर रख दिया। और इस झटके का असर कितना भयानक था, ये आंकड़े खुद बताते हैं। जो ट्रेड 1980 के दशक के आखिर में 10 अरब डॉलर पर था, वो 90s की शुरुआत में धड़ाम से गिरकर सिर्फ 2 अरब डॉलर पर आ गया। ये इस रिश्ते का शायद सबसे खराब दौर था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। इतनी बड़ी उथल-पुथल के बाद भी दोनों देशों ने इस रिश्ते को टूटने नहीं दिया। 1993 में एक नई फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई, और तो और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम भी शुरू हुआ। इसी ने इस पार्टनरशिप की नींव को बिखरने से बचा लिया। और फिर आया 21वीं सदी का सवेरा। व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत आए और यहीं से एक नया मोड़ आया। ये एक तरह से इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पुनर्जन्म का दौर था। साल 2000 में इस रिश्ते को एक नया ऑफिशियल नाम मिला, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और कुछ ही साल बाद इसे और भी बड़ा दर्जा दिया गया, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये शब्द ही बताते हैं कि दोनों देश इस रिश्ते को फिर से मजबूत करने के लिए कितने सीरियस थे।
और इसका नतीजा हमें जमीन पर भी दिखा, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, जो एक जॉइंट वेंचर था, Su-30 MKI फाइटर जेट्स, जिनका प्रोडक्शन भारत में ही होने लगा, $5.4 अरब की वो बड़ी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील, और हाँ, AK-203 राइफल्स का मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट। ये सब इस नए दौर के मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े सिंबल बन गए। और ये पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस तक ही नहीं रुकी, इसका दायरा और भी बढ़ा। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशनल हो गया, ब्रिक्स और SCO जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर दोनों देश एक साथ खड़े दिखे, और तो और ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम पर भी मिलकर काम शुरू हुआ। और ये सब हमें ले आता है आज के समय में, खासकर 2022 के यूक्रेन संकट के बाद। अब ये रिश्ता एक बिल्कुल नई दुनिया की चुनौतियों का सामना कर रहा है, और इसमें अब व्यवहारिकता, जिसे हम प्रैग्मैटिज्म कहते हैं, वो पहले से कहीं ज्यादा साफ दिख रही है। और नतीजा यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार $65 अरब के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। और ये जो इतना जबरदस्त उछाल आया, इसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत का डिस्काउंटेड रेट पर रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदना। तो आज की तारीख में ये जो स्पेशल और प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, ये असल में 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, डिफेंस। आज भी भारत का करीब 60% मिलिट्री हार्डवेयर रशियन ओरिजिन का है। दूसरा, एनर्जी। भारत रूस के तेल के टॉप खरीदारों में से एक बन गया है। और तीसरा, मल्टीलैटरलिज्म, मतलब ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर दोनों देशों की सोच काफी मिलती-जुलती है। पिछले कुछ सालों में तो इस रिश्ते ने एक नई ही रफ्तार पकड़ ली है। 2022 में ट्रेड ने रिकॉर्ड तोड़ा, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार रूस का दौरा किया, और मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन को 2031 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये सारी बातें साफ दिखाती हैं कि दोनों ही देश इस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं। और अगर हम भविष्य की बात करें, तो 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है, और दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है, 2030 तक $100 अरब का द्विपक्षीय व्यापार। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जैसे जैसे दुनिया में नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं, क्या ये ऐतिहासिक पार्टनरशिप एक बार फिर समय के साथ खुद को बदल पाएगी, या फिर ये जो नए ग्लोबल प्रेशर्स हैं, ये इस दोस्ती के लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होंगे?